नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो है हमने यहाँ पे सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं 2018-19 की। टोटल 23 शिफ्टों में जो है ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया गया था 2018-19 में। उसी सीरीज को जो हम हैं यहाँ पर आपको करवा रहे हैं। आई होप आपके जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, और आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू भी हो चुके हैं। सबसे पहले आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं, उन सभी को स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बेहद शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिलेक्शन हो, इसी बारे में जो मैं है कामना करता हूं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आज हम जो है अंतिम भाग यहाँ पे जो है इस वीडियो सीरीज का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज के पार्ट को शुरू कर लेते हैं। बची हुई बात जो है थोड़ी सी हम लास्ट में कर लेंगे वीडियो के, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया मिजोरम की राजधानी कौन सी है। तो मिजोरम की राजधानी जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो हो जाएगा आइजोल। उसके बाद हम बात करें आइजोल किसकी राजधानी है, तो ये जो माफ़ कीजिएगा, जो ये गंगटोक है, गंगटोक किसकी राजधानी हो जाएगी, तो गंगटोक हो जाएगी सिक्किम की राजधानी। और ये आइजोल किसकी हो जाएगी, मिजोरम की। उसके बाद रायपुर की बात करूं तो रायपुर हो जाएगी छत्तीसगढ़ की। रायपुर जो है ये हो जाएगी छत्तीसगढ़ की। और जो ये दिसपुर राजधानी है ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी असम की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पता है 3 प्रकार की फसल होती है। एक तो रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, और एक जायद की फसल होती है। ठीक है, रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और जो है अप्रैल के महीने में जो है काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो होती है ये आपकी अप्रैल मई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में जो है इसको काट लिया जाता है। तो ये हो गई बात इनकी, कब कब बोया और कब कब काटा जाता है। इनकी फसल को हम बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि जायद की फसल कौन सी नहीं है, तो ये सरसों की फसल नहीं है। बाकी ये जो तरबूज, कद्दू और ककड़ी है ये कौन सी फसल हो जाएगी, ये जायद की फसल हो जाएगी। और इसके अंदर रबी की फसल कौन कौन सी होती है, तो आप ये याद रखना, गेहूं, जौ, चना, मटर। तो ये जितनी भी फसल है सरसों हो गई एक। तो ये सारी फसलें जो हैं ये रबी की फसल हो जाएंगी। उसके बाद खरीफ की फसल की बात करूं तो यहाँ पे चावल हो जाएगा, जिसको धान के नाम से भी आप जानते हैं। ये धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, जवार हो जाएगी, जवार के बाद हो जाएगा बाजरा, बाजरा के बाद अरहर हो जाएगी, अरहर, अरहर के बाद आप क्या याद रख सकते हैं, दो और याद रख लीजिएगा, सोयाबीन हो गई, कपास हो गई, जूट हो गई। ठीक है, ये सारी फसलें जो है खरीफ की हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो भारतीय अनुच्छेद जो 1 है, अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया उपराष्ट्रपति किसका एक सदस्य होता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका सदस्य होता है, राज्यसभा, लोकसभा, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा, या फिर दोनों सदनों का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक है, संसद जो आती है वो हमारी अनुच्छेद 79 में आती है, राज्यसभा हमारी अनुच्छेद 80 में आती है, और लोकसभा हमारी अनुच्छेद 81 में आती है। ठीक है,
तो ये जो उपराष्ट्रपति हैं संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये हमारे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वे अनुच्छेद जो है 52 से 62 के बीच में आते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दबाव का सूत्र क्या है। तो दबाव का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बल बटे क्षेत्र, जो है ये दबाव का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग जो वर्ष था किस वर्ष को जो है घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। सबसे पहले आप याद रखना संयुक्त राष्ट्र कब हुई थी स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2013 में जो है 2013 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग का जो वर्ष है वो घोषित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था। तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था, बाघ था, हाथी था, शेर था या गोल्डन ईगल था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक होता था वो गोल्डन ईगल होता था। और इसकी स्थापना किसने की थी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। तो ये किसने की थी, ये की थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तन, यानी कि कोई लिक्विड है और वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया परमाणु संख्या क्या है, किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगी 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है ये नारा दिया गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है बाल गंगाधर तिलक का 1856 में हुआ था भाई। 1856 में कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु इनकी 1920 में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, हाँ 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे। कौन कौन से निकाले थे, इंग्लिश में तो इन्होंने मराठा निकाला था, ये लैंग्वेज आप याद रखना, पूछता है ये। मराठा समाचार पत्र की लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी। और उसके बाद इन्होंने जो दूसरा समाचार पत्र निकाला था केसरी, इसकी लैंग्वेज क्या थी, इसकी लैंग्वेज थी मराठी। केसरी तो ये निकाला था मराठा लैंग्वेज में। ठीक है, मराठा लैंग्वेज में जो है इन्होंने निकाला था। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, आराम से आप इसको एक बार है स्टोरी के टाइप में सुन लीजिएगा। वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, जो ये भगत सिंह थे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो भगत सिंह की जो मृत्यु है
इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में जो है इनको मृत्यु दी गई थी। और उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि जब इनको फांसी की सजा दी गई थी, उस समय जो इनकी आयु थी मात्र 23 वर्ष जो है इनकी आयु थी। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जो थे सांड्रस, उनकी हत्या की थी। और क्रांतिकारी जो इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, इनके साथ मिलकर भगत सिंह ने जो है दिल्ली में जो उस समय केंद्रीय असेंबली होती थी उसके अंदर जो है बम फेंका था। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को, अंग्रेजी सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि इनका ये कहना था कि हमने जो बम फेंका है ये बहरे और अंधे और बहरे लोग हैं, इनको जगाने के लिए जो है हमने यहाँ पर बम फेंका है। और बम फेंकने के बाद इनके पास आसानी से भागने का रास्ता था, लेकिन उन्होंने भागना अच्छा नहीं समझा, सही नहीं समझा, और वहीं पर खड़े रहे और इंकलाब जिंदाबाद के जो है नारे लगाते रहे। वहीं पर जो है अंग्रेजी सरकार ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद जो इन्हीं जो असेंबली में बम फेंकने के कारण जो है 23 मार्च 1931 को इनको सेंट्रल जेल में जो है फांसी दे दी थी। ठीक है, इतना आप जो है भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में जो है इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? 18 अगस्त 1945 को ताइवान में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि जो सुभाष चंद्र बोस है इनकी मृत्यु पे काफ़ी सस्पेंस है। कई लोग कहते हैं, कई जगह आपको लिखा भी मिलेगा कि ये जो 1945 था इसके बाद भी काफ़ी दिनों तक जो है ये काफ़ी टाइम तक जिंदा रहे थे। हालांकि उस पर सस्पेंस है, हम जो है इसी जानकारी पे चलेंगे। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो 1964 को जो है इनका निधन हुआ था। मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो है 27 मई को 1964 को जो है नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। ऐसे आपको जो है जितने भी मेन स्वतंत्रता सेनानी है, जो बड़े, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया था भारत की आज़ादी में, फिर भी जो बड़े लोग थे उनका आप जन्म, मृत्यु और ये बेसिक सी जानकारी जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे कि ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1861 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म इनसे 8 साल के बाद यानी कि 1869 में हुआ था। ऐसे चीज़ें जो है आपको सीक्वेंसली याद रखनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया? तो शाहजहां द्वारा कौन सा नहीं बनाया गया? तो चलिए देख लेते हैं। ताजमहल सबसे इंपॉर्टेंट, सभी जानते हैं ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था और अपनी रानी मुमताज के लिए जो है ये बनवाया था। मयूर सिंहासन भी जो है शाहजहां के द्वारा जो है बनवाया गया था, जिसको बाद में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है ईरान लेके जाता है। लाल किला भी जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो पंचमहल है ये शाहजहां के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ये पंचमहल में 5 महल हैं, अलग अलग महल हैं। इसके अंदर रानी जोधाबाई का भी महल है, जहांगीर का भी महल है, काफ़ी सारे महल है। 5 महल इसके अंदर बनाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? तो ये कार्यवाहक के रूप में जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे। किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके तुरंत बाद जो है गुलजारी लाल नंदा को भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था। और गुलजारी लाल नंदा जो है ये भारत के पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। कितनी बार? 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार तो 1964 में बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। दूसरी बार 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 1966 में किसकी मृत्यु हुई थी? जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ये जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच, जिससे में कौन सी एक टीम है?
आप ये याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम ने जो अपना पहला एक दिवसीय मैच किसको बोलते हैं, ये तो जानते होंगे ना आप, वनडे मैच जो होते हैं। लड़कों को तो पता होगा, लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ। लड़कियां ये याद रखिए, एक दिवसीय मैच वनडे मैच को कहा जाता है, और ये 50-50 ओवर के होते हैं। ठीक है, 50-50 ओवर के होते हैं, इनको एक दिवसीय मैच बोला जाता है। और ये एक दिवसीय मैच जो भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला मैच किसके खिलाफ खेला था, तो ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। यही क्वेश्चन में पूछा गया, थोड़ी सी स्टेटमेंट आगे पीछे हो गई है, कोई डोंट वरी, कोई बात नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम ने जो अपना पहला एक दिवसीय मैच था, ये कब खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। और कब खेला था, 1974 में खेला था, 1974 में खेला था। हालांकि वनडे एक दिवसीय मैचों में भारत को पहली जीत कब प्राप्त हुई थी, तो ये पहली जीत जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1975 में। किस टीम के खिलाफ हुई थी, अफ्रीका टीम के खिलाफ। ठीक है, ये जानकारी भी याद रखना। उसके बाद आप बीसीसीआई की स्थापना याद रखना। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो कि भारत के सभी क्रिकेट मैचों का स्पॉन्सर है, सभी देखरेख करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1928 को। आईसीसी को याद रखना, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो आईसीसी की जो स्थापना है ये हुई थी 1909 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया एनपीसीआई का विस्तार क्या है, तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत जो एसिटिक एसिड का है वो हो जाएगा सिरका। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एसिटिक एसिड जो होता है ये इसका प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सिरका होता है। एसिडिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, एथेनोइक। तो ये जो एसिटिक एसिड होता है इसको इथेनोइक एसिड भी जो है बोला जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र जिसको केमिकल फॉर्मूला बोलते हो आप लोग, रासायनिक सूत्र, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। ये इसका जो है केमिकल फार्मूला हो जाएगा। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वारली फोक पेंटिंग भारत के किस राज्य से है, तो वारली फोक पेंटिंग जो है ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। इतनी जानकारी आपको रखनी है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। किस नदी पर बना हुआ है, तो ये नर्मदा नदी पर जो है बना हुआ है। मीथेन के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला ऑफ मीथेन पूछा है, तो फॉर्मूला ऑफ मीथेन हो जाएगा CH4। ठीक है, ये हिंदी में लिख रहा होगा आपको CH4, ऐसा ही लिख रहा था भाई, ये ऑफिशियल PDF की मैं बात कर रहा हूँ। आपको आप बिल्कुल भी ये मैं सोचना, एक क्वेश्चन भी मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड नहीं किया है, बिल्कुल आपके लिए काम कर रहे हैं, सारे ऑफिशियल क्वेश्चन लेके आए हैं, इसीलिए CH4 ऐसे ही लिख रखा है, वरना ये CH4 मैं ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये CH4 इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाएगा, CH4 ऐसे लिख रखा है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस, भारत हो जाएगा 7वें नंबर पे। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आ जाएगा चाइना और भारत आ जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद क्यूबा की राजधानी की बात करूं तो क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी, हवाना। क्यूबा की राजधानी हो जाएगी हवाना, और मुद्रा क्या हो जाएगी इसकी, और इसकी मुद्रा हो जाएगी क्यूबन पेसो। क्यूबन पेसो। भारत का आप सभी जानते हैं रुपया है, और भारत की जो कैपिटल है वो हो जाएगा नई दिल्ली। आप मुझे बस ये बताना कि भारत की जो कैपिटल है नई दिल्ली, नई दिल्ली से जो पहले राजधानी थी वो कोलकाता होती थी। ठीक है, कोलकाता होती थी।
इस कोलकाता से भारत की जब दिल्ली स्थानांतरित किया गया तो ये कब स्थानांतरित की गई थी, यानी कि कोलकाता से जो राजधानी थी दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की थी, ये साल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद जापान की हम बात करें तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो और जो मुद्रा है वो हो जाएगी येन। टोक्यो मुद्रा हो जाएगी येन। उसके बाद रूस की बात करूं तो मॉस्को इसकी राजधानी हो जाएगी, मॉस्को, और मुद्रा हो जाएगी इसकी रूसी रूबल, इसकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2011 की जनगणना वाला क्वेश्चन तो बहुत बार मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा भी होगा। मोस्टली इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो टोटलवी जनगणना थी ये 15वां थी, और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, मायो के समय में हुई थी। विधिवत जो जनगणना थी वो 1881 में हुई थी, 1881। ये रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम बार बार इसमें रिपीट कर चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आज आपका मैं। लास्ट आज वीडियो सेशन है हमारा। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अशोक ने बनवाया था भाई, अशोक ने बनवाया था। और कब बनवाया था, अशोक ने बनवाया तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अवस्थित है, और सांची का स्तूप जो है ये विश्व धरोहर स्थल भी है, और इसको अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व जो है बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस के खेल से जो संबंधित है, मतलब जो ये ग्रैंड स्लैम होते हैं टूर्नामेंट, ये टेनिस के खेल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें उर्वरक बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया ब्राजील की मुद्रा नाम क्या है। ब्राजील की मुद्रा का जो है क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले ब्राजील की राजधानी आप याद रखना भाई, ब्राजील। ये क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया। तो ये जो है इसकी राजधानी हो जाएगी, ब्राजीलिया जो है इसकी राजधानी हो जाएगी। और ब्राजीलिया की मुद्रा की बात करूँ तो ब्राजीलिया असली जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी। अब ये असली ऐसे ही लिखा हुआ है भाई ऑफिशियल में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी बताने वाला हूँ। इंग्लिश में आपको ऐसे मिलेगा ब्राजीली रियल। तो इन दोनों में से जो भी मिले भाई आप आंसर लगा देना। इसीलिए मैं एग्जैक्ट ये ऐसे ही चेंज नहीं किया, मैंने असली ही लिखा हुआ था। तो ये ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। असली और रियल, रियल इंग्लिश में लिखा वर्ड है और असली जो है हिंदी में लिखा वर्ड है। उन्होंने हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए कि असली कोई मुद्रा थोड़ी होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केन्या की जो राजधानी है ये हो जाएगी नैरोबी, और केन्या की मुद्रा क्या हो जाएगी, केन्याई शिलिंग। मुद्रा यहाँ पे लिख देता हूँ, मुद्रा केन्याई शिलिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर जो है ये इनकी बीच की दूरी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पीटी उषा का उपनाम क्या है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है पीटी उषा का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। पीटी उषा
ठीक है। केरल के कोझिकोड में जो है इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था? 1964 में हुआ था भाई। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? प्योरली एक्सप्रेस जो है इनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 में बोला गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया जो है किसके अंदर अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। और मर्रे डार्लिंग जो है नदी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है पड़ती है। और आप क्या याद रख सकते हैं, एशिया के अंदर कौन सा जो है मरुस्थल की बात करूँ तो मैं सहारा रेगिस्तान कहाँ पर हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा अफ्रीका के अंदर। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, मंगोलिया के अंदर कौन सा था? गोभी जो हो जाएगा ये मंगोलिया चाइना दोनों के अंदर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं थार हो गया भारत के अंदर। ठीक है, ये बेसिक से मरुस्थल हैं। वैसे तो मरुस्थल और भी हैं, जितने अभी याद आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि ये स्थायी आएगा यहाँ पे। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों माना जाता है? क्योंकि जो है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों माना जाता है? तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी सदन इसीलिए है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। और जो है कहाँ गया ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। और इसके जो 6 साल इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके 6 साल जो है सदस्य होता है। प्रत्येक 2 साल में जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं इसके अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु के नाम से जो है बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो महू में इनका जन्म हुआ था। महू यानी कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को इनको जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1956 में। 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश। ठीक है, और मरने से पहले, ठीक इन्होंने मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी जानकारी आपको जो है बी आर अम्बेडकर के बारे में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 में बोला गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे भाई, याद रखना। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। कौन सा पूछा गया है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिससे वह पतली प्लाटों में आसानी से विभाजित हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीका जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीति आयोग सभी जानते हैं। नीति आयोग की भाई स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो सीईओ कौन बने थे? अमिताभ कांत बने थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है इसके सीईओ? याद रख लेना भाई, वर्तमान 2024 की पूछ सकता है आपसे, 2024 के सीईओ। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बी वी आर
सुब्रमण्यम 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 देख लेना भाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और 1 जनवरी 2015 को जो है ये अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। 34 की बात करें तो 34 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोकप्रिय लोक नृत्य है ये कौन सा हो जाएगा, चरबा जो है इसका लोक नृत्य हो जाएगा। 35 में बोला गया है भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में की गई थी। भारत का जो संघीय न्यायालय 1 अप्रैल 1937 को स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। मतलब किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो अधिनियम 1935 था। ठीक है, भारतीय न्यायालय की स्थापना। और उसके बाद आपको ये याद रखना है संघीय न्यायालय भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का जो पूर्ववर्ती था, मतलब अभी जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है इसका पूर्ववर्ती कौन था, तो इसका पूर्ववर्ती यही था भारत का संघीय न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। और जो वर्तमान में भारत का सुप्रीम कोर्ट है यानी कि भारत का उच्चतम न्यायालय जिसे बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम डैश में उपयोग की जाने वाली शर्त है। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड जो स्कीम है ये किस में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। म्यूचुअल फंड, चिट कंपनियां, एनबीएफसी या फिर बीमा कंपनियां। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 36 का। तो ये म्यूचुअल फंड जो है कंपनियां, इसी के अंदर जो है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम जो है वो उपयोग की जाती है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा वल्लभी गुजरात के अंदर अवस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये एक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र। ठीक है, स्थापना कब और कहाँ हुई, स्थापना जो है इसकी ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी मैत्रक साम्राज्य के थे। ये मैत्रक साम्राज्य के राजा भट्टारक ने की। ठीक है, इतना याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 38 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है भाई, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, यही कर सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 में बोला गया सोनार का विस्तार क्या है। तो सोनार की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है। तो ये पहले आता था भाई, अब नहीं आता, कैंसिल हो गया है। तो ये 370 और 35A 370 अनुच्छेद 370 और 35A भाई इसको निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त किया गया था तो ये भी आप याद रखना। तो ये 5 अगस्त 2019 है, 5 अगस्त 2019 को जो है ये अब ये जो है कैंसिल कर दिया गया है। भारत का अब जो जम्मू कश्मीर पे पहला जो है जम्मू कश्मीर का अपना संविधान होता था, लेकिन जो है अब इसको भारत का जो संविधान सभी राज्यों पे लागू होता है वो अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। अनुच्छेद 370 और 35A को जो है समाप्त कर दिया है। 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया गया था। अब एक सिर्फ है भारत का संविधान जो है जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, ये आपको याद रखना है। पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। पर्थ स्टेडियम कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एडिलेड स्टेडियम कहाँ पर है,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और कौन कौन से स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में यार, क्रिकेट वाले तो आप सभी जानते ही होंगे, 2-4 तो मेरे को भी आते हैं। पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, ओवल एडिलेड दोनों एक ही है। और कौन सा हो गया, गाबा का मैदान हो गया, जिसको आप सभी जानते हैं। बीजीटी ट्रॉफी अभी भी चली हुई है, 2000 जब 20-21 की आई थी तो वहाँ पे ऋषभ पंत हुई थी। तो सभी जानते हैं, क्रिकेट वाले याद रखा करो यार, ठीक है। अभी भी बीजीटी ट्रॉफी चली हुई है। पहला मैच जो है भारत ने हरा दिया है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पहला मैच पर्थ में ही हुआ था क्या, इतना तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कहाँ पे हुआ था। अभी जो दूसरा मैच है वो एडिलेड में खेला जाएगा, ठीक है। ये क्रिकेट की बातें हैं भाई, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है क्रिकेट मैं देखता हूँ, आप भी सब देखा कीजिएगा, इतना भी पढ़ाई के अंदर मस्त घुसा कीजिएगा, थोड़ा इंटरटेनमेंट भी किया कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42 में बोला गया शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी बोला जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये मल्टी कमोडिटी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई के अंदर जो है अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो जाएगा और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और 1992 में इसको जो है बाघ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, घोषित किया। तो ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश में अवस्थित है और जो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना था 1973 में बना था। इसी को पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1992 में बाघ अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उस किसके द्वारा चुना जाता है भारत के राष्ट्रपति को। निर्वाचक मंडल और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के सारी सेवा शर्तें सब कुछ दिए गए हैं। सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो सीए जो भवानी है ये किस खेल से जुड़ी हुई है, तलवारबाजी से जो है सीए भवानी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राज्यसभा के सदस्यों की कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूं 6 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है। हर 2 साल में जो है ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोसर त्यौहार निम्नलिखित धर्म में से किसके द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर का त्यौहार जो है किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो लोसर का त्यौहार जो है बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु कहाँ पे हुई थी, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाएंगे। 49 में बोला गया है वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड अपना भोजन बनाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। काफी इजी क्वेश्चन, 6th क्लास का क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई इस वीडियो का और इस वीडियो सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। और फोर्ब्स हाइपेट्स फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर आए। करंट अफेयर से रिलेटेड है, चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2018 की सूची में ये फोर्ब्स की सूची आई थी एथलीट 2018 की, सेरेना विलियम्स पहले नंबर पर थी। तो ये आज जो है हमने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की सीरीज का जो है समापन कर दिया है। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने क्वेश्चन पेपर में और आपके सभी के जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। बस आपको ये काम करना है मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कुछ नहीं करना, बस आपको लाइक और शेयर दबा के कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मुझे बस इतना मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपको जो काम कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। बस लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो भाई काम जाहिर सी बात है सब्सक्राइब कर ही दोगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है। जिन बच्चों का जो एग्ज़ाम आरपीएफ के बाद जो है आरपीएफ का जो एग्ज़ाम हो जाएगा एसआई का, तो इसके बाद आपको रेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कांस्टेबल के भी बच्चे होंगे। कांस्टेबल की जो वीडियो सीरीज है कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज जो है वो मैंने बनाई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं दे दूंगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं दे दूंगा। तो उस कांस्टेबल पीवाईक्यू सीरीज को आपको डेफिनेटली सारी वीडियोज़ को जरूर से ज़रूर देखना है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा होगा, एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का। तो इन बच्चों के लिए भी मैं पीवाईक्यू सीरीज बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, जो 2018-19 में हुआ था। लगभग 53 प्लस शिफ्ट जो है उसके अंदर आयोजित करवाई गई थी।
5000 जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, 5000 प्लस ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो सीरीज को आप जरूर देखना ना भूलिएगा। अगर आपको एनटीपीसी या फिर रेलवे में किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो जीके जीएस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वाइड होता है। जीके जीएस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और जो ऐसा बोलता है ख़त्म हो जाएगी तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो जीके जीएस जो है एक समुंदर है, कभी भी समुद्र का पानी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को बेहद ज़रूरी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बेहद बेहद शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।